ओके लो, तो अभी तक हम लोग बहुत सारी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के बारे में। बहुत सारी बात कर ली कि यही एक ऐसा सेल होता है जहां हम रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन की एनर्जी से हम लोग एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। बट अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में, जिसके बारे में तुम छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हो कि यहाँ पे जो हम लोग क्या है कि अपनी तरफ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और उसके साथ कुछ रिएक्शंस करवाते हैं। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में ही कुछ जानेंगे, और ऐसा नहीं है कि जो तुम पढ़ के आ चुके वही पढ़ेंगे, नहीं, कुछ नया इसके बारे में। तो अब हम लोग पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में। अब फैराडेज लॉ क्या था, उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में दो लॉज दिए। जो पहला लॉ था वो ये बोलता है कि अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि मान लो मेरे पास ये एक सेटअप है और यहां पे मैंने एक साइड मैंने एनोड लगाया हुआ है, एक साइड मैंने कैथोड लगाया हुआ है। ये सिंपल सा सेटअप है। अब मुझे अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी रिएक्शन होगी, चलो मैं एक स्केल बना देता हूं, 0 से लेकर 10 तक का एक स्केल बना देता हूं। 10 का मतलब है बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गई और 0 का मतलब बहुत कम रिएक्शन हो गई। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी ज्यादा रिएक्शन होगी एक्चुअल में, और कितनी रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे। ओवरऑल तुम कितना वोल्टेज देते हो। यहां पे जो तुम्हारा वोल्टेज है वो 15 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 25 वोल्ट है। जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज्यादा होगी, ओवरऑल रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। और तुम कितनी देर के लिए भी देते हो इस पे भी डिपेंड करेगा। ओवरऑल यहां तुम्हें यही बात समझनी है कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है कि रिएक्शन में क्या होने वाला है। तुम जितने ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज दोगे उतनी ही ज्यादा अमाउंट में केमिकल रिएक्शन बनेगी। ओवरऑल केमिकल रिएक्शन होने का यही मतलब होता है कि मान लो कुछ चीजें रिएक्ट कर रही हैं और कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा हो रही होती है। और यहां पे उसी चीज का मतलब है। अब जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ हमारे पास यहां पे क्या बोलता है कि देखो अमाउंट ऑफ जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होंगे, क्या क्या सब्सटेंस लिबरेट हो रहा है। तुम्हें पता है इलेक्ट्रोलिसिस में मेरे पास एक जगह कैथोड होता है जो पॉजिटिव वाला, एक जगह एनोड होता है कुछ नेगेटिव वाला। तो यूजुअली बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं, कभी कभी इंप्योरिटीज निकलती है या कुछ और कुछ भी बन रहा है, निकल रहा है बाहर की तरफ। वो कितना निकलेगा वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स पे डिपेंड करता है। और केमिकल इक्विवेलेंट वेट का क्या मतलब है? ये सिंपल, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। कहने का मतलब एटॉमिक मास ऑफ द मेटल अपॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कटायन। और अभी भी अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो एक सिंपल एग्जांपल से समझो। मेरे पास ये इलेक्ट्रोलिसिस के बाद तुम्हें पता है कॉपर को प्योर करते समय बहुत सारी इंप्योरिटीज निकलती हैं, और इंप्योरिटीज निकलना ही मतलब हो गया कि सब्सटेंस लिबरेट होना है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ इंप्योरिटी निकल रही है, मुझे पता करना है कि कितना निकलेगा। ये निकालने का ये मेरे पास सिंपल फॉर्मूला है। और इस फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ मेटल, मतलब कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 63.5 होता है, सिंपल सी बात। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द कटायन, यानी कॉपर को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवरऑल। समझ में आ गई बात? अब मोल का क्या कंसेप्ट है, अगर बिल्कुल नहीं आइडिया तो इसके बारे में सेपरेट वीडियो मैंने बना रखी है, तुम जाके देख सकते हो। बट अगर थोड़ा सा भी मैं तुम्हें आइडिया दूं तो यहाँ पे यही मतलब होता है कि जैसे हमारे पास एक डजन अगर मैं बनाना लूं तो उसमें मेरे पास 12 बनाना ही आते हैं। 1 लीटर दूध होता है, 1 किलो सब्जी होती है। तुम किसी भी चीज को नापने के लिए तुमने दर्जन बना रखा है, किलो बना रखा है, लीटर बना रखा है, किलोमीटर बना रखा है। वैसे ही अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन्स को नापना हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को नापना हो, मॉलिक्यूल्स को नापना हो, आयंस को नापना हो, तो इनको मैं दर्जन में या फिर किलो वगैरह में तो नहीं नाप सकता। तो इनको नापने के लिए एक सिंपल सी यूनिट होती है, उसी को बोलते हैं मोल। तो ध्यान रखना, यही एक तरीका है अमाउंट निकालने का कि कितना सब्सटेंस अमाउंट लिबरेट हुआ है, इसको निकालने का सिंपल मेथड है। अब फैराडे सर जी ने जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे तो उनके टाइम पे एक परमानेंट जो करंट, कंटिन्यूअस करंट का सोर्स था वो नहीं था। तो कंटिन्यूअस करंट का सोर्स नहीं था तो उन्होंने क्या किया, खुद का एक अपैरेटस बनाया, और उस अपैरेटस को हम क्या बोलते हैं? कूलोमीटर। ये फैराडे सर जी ने यूज किया। एक सिंपल फैक्चुअल बात है ये, इसमें और कुछ नहीं है। और इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी बोलते हैं। बट आज के जमाने में हम इसको यूज करेंगे नहीं, हमें जरूरत नहीं है यूज करने की, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट करंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, तो हमारे पास नॉर्मल एक बैटरी है, इसको यूज करके हम आराम से डायरेक्ट करंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस करंट बना सकते हैं। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अब यूज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उन्होंने काफी मेहनत करी, उनको काफी दिक्कत हुई, तो उन्होंने अपने हिसाब से कूलोमीटर बना लिया उस समय के हिसाब से। ठीक है ना? तो अब हम लोगों ने बात कर ली कि फैराडेज लॉ क्या क्या बोलते हैं। अब मान लो मेरे को कैलकुलेट करना हो, अभी तक मैं बोल रहा था कि इस बात पे डिपेंड करता है, उस बात पे डिपेंड करता है, बट मुझे प्रॉपर एक नंबर चाहिए हो। जैसे कि मैंने बोला था ना, 0 से लेकर 10 तक का स्केल बनाऊं, और मुझे एक प्रॉपर नंबर चाहिए। अब
कूलम, कि बताओ कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, कितना चार्ज चाहिए होगा, ये चीज बताना है। तो इसको कैलकुलेट करना बहुत सिंपल होता है। देखो स्टेप बाय स्टेप, अगर सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि तुमने देखा कि कॉपर है और कॉपर को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 इलेक्ट्रॉन बोलना गलत होगा, वहां पे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा। तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, जैसे हमें पता है कि सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो उस पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। अब सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि 1 मोल में इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं, और 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवोगैड्रो नंबर होते हैं। मैं सही यहां पे बता देता हूं, अगर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है तो प्लीज केमिस्ट्री वाला देख लो, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, पढ़ लो थोड़ा सा अगर इतनी प्रॉब्लम है तो। बाकी तुम्हें इतना तो पता होगा कि 1 मोल में चाहे दुनिया का कोई भी हो, उसमें एवोगैड्रो नंबर यानी कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो वहां पे वो कितना होगा, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि नंबर को मल्टीप्लाई कर दूंगा एक चार्ज पे, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। जैसे कि अगर मान लो तुम एक पेंसिल खरीद रहे हो, ठीक है, और एक पेंसिल की कॉस्ट अगर मान लो 5 रुपए है, ठीक है, और तुम्हें 30 पेंसिल खरीदनी है, तो तुम करोगे क्या, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। सेम वही है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इन दोनों को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ एक छोटा सा एरर है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, 964877 कूलम मोल इनवर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है 1 फैराडे। ये सिंपली एक यूनिट है। अब यूनिट का क्या मतलब है, तुम चार्ज को नापते हो, किस में नापते हो, कूलम्ब में नापते हो। ठीक है, यही। बट चार्ज को नापने का एक दूसरा भी तरीका हो सकता है, और वो क्या है, फैराडे। एक सिंपल वैसा है कि जब तुम मान लो अगर छोटा मोटा डिस्टेंस नाप रहे हो तो तुम किस में नापते हो, फीट में नापते हो, फुट में नापते हो, मीटर में नाप लेते हो। बट अगर तुम्हें लंबी लंबी रोड्स नापनी होती है तो हम किलोमीटर में नापा करते हैं, है कि नहीं। तो यही वाली बात है, सेम तरीका यहाँ पे। जो कूलम है वो थोड़ी सी छोटी यूनिट, थोड़ी छोटी यूनिट है। अब बट फैराडे थोड़ी सी बड़ी यूनिट है। अब बड़ी यूनिट कहने का मतलब है जब हम मोल के बारे में बात करते हैं, सोचो मैंने इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स की जब मैं बात कर रहा हूं तब जाके मैं फैराडे को कंसीडर करूंगा। बस यही वाली बात है। देखा जाए तो ज्यादा कोई फर्क है नहीं कूलम्ब में और फैराडे में, दोनों की दोनों यूनिट्स हैं, बट वो ये अलग अलग जगह पे यूज होती हैं। तो अब फाइनली हम इसको यूज करेंगे कैसे। इसको यूज करना बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैं सिल्वर का उठाता हूं। अब सिल्वर को रिड्यूस होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पे यही है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। और 1 मोल का मतलब कितना था, अभी मैंने तुम्हें बताया 96500। यहाँ पे 1, ये 1 फैराडे के बराबर है। तो मैं ये लिखूं या ऐसे लिख दूं 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बोल सकते हैं 1 फैराडे जितना चार्ज तुम्हें चाहिए होगा अगर तुम रिड्यूस करना चाहते हो किसको, सिल्वर के एक उसको। समझ में आ गई बात। तो सिल्वर को अगर रिड्यूस करना है तो तुम्हें 1 फैराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी या 1 फैराडे जितना चार्ज चाहिए होगा। ठीक है, वही अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम को अगर तुम्हें रिड्यूस करना है तो तुम्हें 2 फैराडे जितनी, या फिर 2 फैराडे जितना चार्ज, या फिर 2 फैराडे जितने इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी उसको रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। तो 2 फैराडे का मतलब वही हो गया 2 इंटू 96500। और वही यहाँ पे अगर मान लो एल्यूमिनियम का एग्जांपल ले लेंगे तो इसको 3 चाहिए, तो 3 का मतलब है 3 फैराडे, यानी इतनी इलेक्ट्रिसिटी या इतना चार्ज चाहिए। इसका क्या मतलब है, 3 इंटू 96500। ठीक है, तो 96500 एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है, ये वाली बात है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं और इस तरीके से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा मेथड है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि फैराडे ने क्या क्या बोला। उन्होंने सिंपली ये बोला कि हम इलेक्ट्रोलिसिस में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो निकल रहा है वो कैसे निकाल सकते हैं, और उसको सॉल्व करने का पूरा पूरा तरीका भी उन्होंने दिया। और यहाँ पे हम उनके नाम से यूनिट यूज करते हैं, बस यही। और कंफ्यूज नहीं होना फैराडे में और कूलम्ब में। ठीक है, मिलते हैं खैर अगली वीडियो में। बाय बाय।